हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन एसएससी में। आज हम बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल और बिहार एसआई की सीरीज में जीएस के पहले प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे। हमने जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की थ्योरी और एमसीक्यू वीडियोस भी अपलोड कर दी है, आप उनको देख सकते हैं। हम सीधे इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Who among the following was the founder of Republican Party of India? ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी रमेश चंद्र मजूमदार, सी भगत सिंह और डी बी आर अम्बेडकर। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे बी आर अम्बेडकर। इनके साथ साथ एन शिवराज ने भी रिपब्लिकन पार्टी स्टैब्लिश की थी इनके साथ मिलकर। तो बी आर अम्बेडकर और एन शिवराज ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी 1956 में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 3 मई को एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। भगत सिंह ने जो पार्टी बनाई थी वो 1926 में बनाई थी, नौजवान भारत सभा। ये 1926 में बनाई थी ये पार्टी भगत सिंह ने। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द खिलाफत कमिटी मीटिंग ऑफ 1920 हेल्ड in which Gandhiji was requested to take over the leadership of the non-cooperation movement? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है लाहौर, सी है इलाहाबाद और डी है कराची। तो खिलाफत कमेटी की मीटिंग में जो कि 1920 में हुई थी, गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लीडरशिप करें। तो ये कौन से सिटी में ये मीटिंग हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। 1920 से 1922 तक हम जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था और गांधी जी ने इसको लीड किया था। और 1920 में नॉन कॉपरेशन के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी जुड़ गया था जिसको गांधी जी ने ही लीड किया था। तो इस पूरे मूवमेंट को हम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसा कि हम जानते हैं, 12 फरवरी को 1922 में ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरीके से, क्योंकि 5 फरवरी को 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Who among the following persons was not involved in the establishment of Home Rule League? ऑप्शंस गिवन है, ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर और डी एच एस ऑलकॉट। तो इनमें से कौन से पर्सन थे जो होम रूल लीग के एस्टेब्लिशमेंट से एसोसिएटेड या इन्वॉल्व नहीं थे? हमें आंसर बताना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच एस ऑलकॉट। हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो जिन्होंने होम रूल लीग इस्टेब्लिश की थी, वो अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल लीग इस्टेब्लिश की थी और ये बेलगाम कर्नाटका में इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। बेलगाम कर्नाटका में इस्टेब्लिश की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। और उसी होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने जिसकी स्थापना की थी, उसके सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो प्रेसिडेंट थे। और एच एस ऑलकॉट जो थे वो पूरी तरीके से एसोसिएटेड नहीं थे होम रूल लीग से। एच एस ऑलकॉट ने मैडम एच पी ब्लावात्स्की के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल
सोसाइटी जो 1875 में उन्होंने फॉर्म की थी और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एच.एस. ऑलकॉट। एच.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग के एस्टेब्लिशमेंट से इन्वॉल्व नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हु वॉज महात्मा गांधीज पर्सनल सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ नोआखाली इंसिडेंट? महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे नोआखाली इंसिडेंट के समय? जैसा कि हमें पता है नोआखाली इंसिडेंट 10 अक्टूबर 1946 को वेस्ट बंगाल में हुआ था, या हम कह सकते हैं उस समय के बंगाल में हुआ था। और उस समय गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस गिवन है, ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल और डी वल्लभ भाई पटेल। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। प्यारेलाल नोआखाली इंसिडेंट के समय गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं। निर्मल कुमार बोस, निर्मल कुमार बोस जो थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। निर्मल कुमार बोस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और वो गांधी जी के साथ 1931 में सॉल्ट सत्याग्रह के समय जेल में थे। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी महादेव देसाई यहाँ है। महादेव देसाई के बारे में हमें पता है, महादेव देसाई गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, लेकिन 1917 से 1942 के बीच में। और ये इंसिडेंट 1946 में हुआ था, नोआखाली इंसिडेंट, और उस समय जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो प्यारेलाल थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जानते हैं, बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल एसोसिएटेड हैं। Moving to the next question, number 5. After the failure of the civil disobedience movement, Gandhi ji gave importance to. Options given है, A constructive program, B limited use of violence, C है agreement with British और D है traditional program. So correct answer जो होगा वो होगा ऑप्शन A। हमें पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था गांधी जी के सॉल्ट नमक कानून के तोड़ने के साथ। 12 मार्च 1930 को सबसे पहले गांधी जी साबरमती आश्रम से चलते हैं और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 1930 दांडी पहुंचते हैं। ये 240 मील की यात्रा गांधी जी करते हैं और दांडी पहुंच के वहां पे वो सॉल्ट ब्रेक करते हैं, सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो थी वो सॉल्ट सत्याग्रह से, एक तरह से हम कह सकते हैं सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में शुरू हुई थी। और 7 अप्रैल 1934 को पूरी तरीके से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द वर्क ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी? बंकिम चंद्र चटर्जी का इनमें से कौन सी बुक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? जो जैसा कि हम जानते हैं दुर्गेश नंदिनी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखी है, आनंद मठ भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, और देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखी है। जो बुक बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं लिखी है वो है ऑप्शन सी में पोस्ट मास्टर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर लिखी गई है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गुरुदेव लिखी गई है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारी हमें जाननी चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ टैगोर को
नोबेल प्राइज पहली बार लिटरेचर की फील्ड में मिला था, कौन से ईयर में मिला था? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के फील्ड में पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। और कौन सी बुक के लिए इनको मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि नाम की बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हमें पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम भी लिखी थी, वंदे मातरम। और वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में 1896 में गाया गया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7। In the year 1911, which social worker had proposed free and compulsory primary education for British Legislative Council? Options हैं A. सत्येंद्रनाथ बोस, B. गोपाल कृष्ण गोखले, C. दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन D. फिरोज शाह मेहता। तो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री बनाने के लिए ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने कौन से सोशल वर्कर ने ये प्रस्तावना रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने यह प्रस्तावना अंग्रेजों के सामने ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखी थी, जो कि थी फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम जानते हैं, वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था बनाई थी 1905 में पुणे में। उस संस्था का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और 1905 के ही बनारस सेशन में, कांग्रेस के बनारस सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे। दादा भाई, दूसरे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी जो थे उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ही बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 सेशंस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1886 के कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में दादा भाई नौरोजी पहली बार प्रेसिडेंट थे। दूसरी बार 1893 के लाहौर सेशन में दादा भाई नौरोजी भी प्रेसिडेंट रहे हैं। और तीसरी बार 1906 के कैलकाटा सेशन में फिर से दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। और ये वही सेशन था 1906 का जब पहली बार स्वराज को कांग्रेस ने अपने गोल में मेंशन किया था। पहली बार स्वराज को अपने गोल में कांग्रेस ने मेंशन किया था। ये 1906 का कैलकाटा सेशन था जो कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता के बारे में हम जानते हैं। फिरोज शाह मेहता जो थे बॉम्बे त्रिमूर्ति के एक सदस्य थे। बॉम्बे त्रिमूर्ति केटी तेलांग, फिर बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता को कहते थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं फिरोज शाह मेहता। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रपोजल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू कॉन्कर साउथ इंडिया? साउथ इंडिया को कॉन्कर करने वाला पहला रूलर कौन था? ऑप्शंस गिवन है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह, डी औरंगजेब और सी औरंगजेब और डी बाबर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला शासक था जिसने साउथ इंडिया में पहली बार कब्जा किया था या साउथ इंडिया को पहली बार जीता था। खिलजी वंश हमें पता है 1290 से 1316 के बीच चलता है। और खिलजी वंश के फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। शेरशाह हमें पता है 1539 से 1555 के बीच में रूल करता है।
और शेरशाह का जो मकबरा है हमें पता है सासाराम में लोकेटेड है। औरंगजेब के बारे में हमें पहले से पता है, औरंगजेब 1659 से 1707 के बीच रूल करता है और औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर था जो कि एक स्ट्रांग मुगल रूलर था और 1707 के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है। बाबर के बारे में हम लोग जानते हैं, बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था बाबर ने और वो जीत गया था। फिर 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ता है बाबर जो राणा सांगा से लड़ता है। 1528 में बाबर जो युद्ध लड़ता है वो चंदेरी का युद्ध लड़ता है जो मेदिनी राय से लड़ता है और 1529 में बाबर घाघरा का युद्ध लड़ता है जो कि मोहम्मद शाह से लड़ता है। तो ये चारों युद्ध बाबर ने जीते थे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। इसमें यह पूछा गया था कि पहला रूलर जिसने साउथ इंडिया कॉन्कर किया था, तो पहला रूलर जिसने साउथ इंडिया कॉन्कर किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज रिलेटेड टू रैम्पा रिबेलियन। रैम्पा रिबेलियन से कौन से पर्सन रिलेटेड थे? ऑप्शन है ए बिरसा मुंडा, बी कुशल कुंवर, सी अल्लूरी सीताराम राजू और डी मंगल पांडे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू रैम्पा रिबेलियन से एसोसिएटेड थे। हमें पता है ये रैम्पा रिबेलियन जो कि अल्लूरी सीताराम राजू ने लड़ा था इसे मनियम रेबेलियन भी कहते हैं, मनियम रेबेलियन। और इसी रैम्पा रेबेलियन जो कि गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी डिस्ट्रिक्ट थी वहीं पे ये रैम्पा रेबेलियन शुरू हुआ था और ये अगस्त 1922 से मई 1924 तक चलता है। सो इससे कौन कनेक्टेड थे? अल्लूरी सीताराम राजू रैम्पा रिबेलियन से कनेक्टेड थे। दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में हमें पता है, इन्होंने मुंडा रिबेलियन शुरू किया था 1899 से 1900 के बीच में। जो मुंडा रिबेलियन जिसे हम कहते हैं या जिसे हम उलगुलान भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेट ट्यूमुल्ट भी कहते हैं, वो बिरसा मुंडा ने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। और मंगल पांडे के बारे में भी हमें पता है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को जो कि 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं। मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही रहते हैं, इसको याद रखेंगे। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही रहते हैं, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं और फिर इनको जो है 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी जाती है 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 10, हु फाउंडेड पागलपंथीज। पागलपंथीज की स्थापना किसने की है? ऑप्शंस गिवन है, ए बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी यदुवंश सिंह और डी स्वामी सहजानंद। तो पागलपंथीज की स्थापना जो है वो करम शाह ने की थी। पागलपंथीज की स्थापना करम शाह ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हमें पता है कि 1936 में लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया किसान सभा की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ऑल इंडिया किसान सभा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करम शाह। पागलपंथी सेक्ट को करम शाह ने ही शुरू किया था। करम शाह के बाद उनके बेटे टीपू शाह ने भी पागलपंथी सेक्ट को आगे बढ़ाया था। Moving to the next question, number 11. Who was the main reason for Babar's victory in Battle of Panipat? Option A, his cavalry, B, military prowess, C, Tulugma system और D, internal divisions among Afghanistan. तो बाबर के पहले बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने ये युद्ध लड़ा था, पानीपत का पहला युद्ध। और इसमें बाबर की जीत का जो मेन कारण था वो था तुलुगमा सिस्टम। तुलुगमा सिस्टम एक टर्को मंगोल मिलिट्री, तुलुगमा सिस्टम एक टर्को मंगोल मिलिट्री टैक्टिक है जिसके तहत जो है बाबर ने पहला बैटल ऑफ पानीपत जीता था। इस टैक्टिक के अंदर
आर्मी को लेफ्ट, राइट और सेंटर में डिवाइड कर देते हैं। सेंटर में फर्दर डिवीजन किया जाता है 2 पार्ट में, और इस तरीके से ये जो है एक पूरा फॉर्मेशन बनाया जाता है आर्मी का, और इसी को तुलुगमा सिस्टम कहते हैं। और इसी के कारण बाबर ने पहला युद्ध इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट शर्की डायनेस्टी इन जौनपुर इन द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में शर्की डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? जौनपुर में। तो इसके ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए मलिक उल शर्क, ऑप्शन बी हुसैन शाह शर्की, ऑप्शन सी शमशुद्दीन इब्राहिम शाह, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर होगा मलिक उल शर्क, जिसे मलिक शरवर भी कहा जाता था। मलिक शरवर। तो ये शर्की डायनेस्टी का फाउंडर हुआ करता था, और इसने जौनपुर को 1394 में एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। और इसने अपने आप को टाइटल भी दिया था सिराजे हिंद का, सिराजे हिंद, लैंप ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मलिक उल शर्क। नेक्स्ट हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, हमें पता ही है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर जो ये सिटी है जौनपुर, वो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन के नाम जौना खान के नाम पे इसने जौनपुर सिटी स्टैब्लिश की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मलिक उल शर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 13। A large number of buried children's remains have been found from। large number of buried children remains कहाँ से हमें देखने को मिला था? ऑप्शन ए मालवा कल्चर, ऑप्शन बी जोरवे कल्चर, ऑप्शन सी कैथा कल्चर, और ऑप्शन डी अहर कल्चर। कौन सा कल्चर था जहां से हमें बरीड चिल्ड्रन रिमेन्स देखने को मिला था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर के अंदर से हमें बरीड चिल्ड्रन रिमेन्स देखने को मिले थे। हमें पता है जोरवे कल्चर की कुछ सिटीज के नाम जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जोरवे कल्चर की सिटीज थी, जैसे कि जोरवे एक पहली सिटी थी, जोरवे। और भी सिटीज थी जैसे कि दियामाबाद, ईमान गांव, नेवासा और नौदा टोली। ये जोरवे कल्चर की सिटीज थी, इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। आहर कल्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। आहर कल्चर जो था वो राजस्थान के मेवाड़ रीजन के कल्चर को हम कहते हैं आहर कल्चर। कैथा कल्चर एक्चुअली मालवा कल्चर ही था। कैथा जो कल्चर था वो एक्चुअली मालवा कल्चर का ही पार्ट था। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जोरवे कल्चर, जहां पे हमें बरीड चिल्ड्रन रिमेन्स देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 14। हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। भागवत सेक्ट के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा? ऑप्शन ए पार्थियन गिवन है, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक है, ऑप्शन सी कुषाण है, और ऑप्शन डी गुप्ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड थी, और गुप्ता पीरियड जो थे वही भागवत सेक्ट के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि गुप्ताज जो थे वो भागवत रिलीजन को फॉलो करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 15। वेयर इज धमेक स्तूप लोकेटेड? ऑप्शंस गिवन है। ए आगरा, बी मिर्जापुर, सी जौनपुर, डी सारनाथ। तो धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ वाराणसी में लोकेटेड है, जिसे एम्पेरर अशोक ने बनवाया था। कुछ और बुद्धिस्ट स्तूप हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सांची स्तूप, आपको पता होगा सांची स्तूप जो कि सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और हमें पता है सांची स्तूप यहीं पे चैत्यगिरी विहार फेस्टिवल भी मनाया जाता है। चैत्यगिरी विहार फेस्टिवल इसी सांची स्तूप में मनाया जाता है। एक और स्तूप है चौखंडी स्तूप, जो कि सारनाथ में ही है। चौखंडी स्तूप ये भी सारनाथ में ही लोकेटेड है।
एक और स्तूप है जैसा कि हम जानते हैं भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। और एक और स्तूप है जो सबसे बड़ा स्तूप है बुद्धिज्म में, और वो कहाँ पे है, वो ईस्ट चंपारण बिहार में लोकेटेड है। इस स्तूप का नाम है केसरिया स्तूप। एक और स्तूप है उसका भी नाम आप याद रखेंगे जिसका नाम है शांति स्तूप। ये लद्दाख में लोकेटेड है। तो टोटल 6 स्तूप हमने देखा। सांची स्तूप जो सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और यहीं पे चैत्यगिरी विहार फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरा स्तूप हमने देखा उसका नाम था चौखंडी स्तूप जो कि सारनाथ में ही लोकेटेड है। धमिक स्तूप को हमने यहाँ पे देख ही लिया, वो भी सारनाथ में लोकेटेड है जो कि एम्पेरर अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। एक भरहुत स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और एक केसरिया स्तूप है जो सबसे बड़ा स्तूप है, लार्जेस्ट स्तूप या बिगेस्ट स्तूप कह सकते हैं, जो कि बिहार के ईस्ट चंपारण जिले में लोकेटेड है। एक और स्तूप है शांति स्तूप जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सारनाथ। धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में लोकेटेड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द सुल्तान हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ कैलिफ। कैलिफ की अथॉरिटी को कौन से सुल्तान ने रिफ्यूज कर दिया था? ऑप्शंस गिवन है, ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार कैलिफ की अथॉरिटी को रिफ्यूज कर दिया था मानने से। दूसरे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। बलबन, जैसे बलबन के बारे में हमें पहले से ही पता है, घियासुद्दीन बलबन इसका असली नाम था। सिजदा और पैबोस की प्रथा, सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन ने ही शुरू की थी। दीवाने अर्ज नाम के मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज नाम की मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बलबन ने ही शुरू की थी। इल्तुतमिश के बारे में हमें पता है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले ये स्लेव डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक हमें पता है तुगलक डायनेस्टी का रूलर था जिसने तुगलक डायनेस्टी फॉर्म की थी। आपको पता होना चाहिए तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के टाइम सबसे लंबी चलने वाली डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, जिसने पहली बार कैलिफ की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच सी सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से कौन सी सी सेपरेट करती है? सॉरी, ऑप्शंस गिवन है, ए नॉर्थ अटलांटिक सी, बी पैसिफिक ओशन, सी ब्लैक सी और डी कैस्पियन सी। सो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक सी जो है वो यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन के बारे में हमें पता है, पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है और डीपेस्ट भी है। ब्लैक सी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक सी से लगने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से देश हैं। यूक्रेन, ब्लैक सी से लगने वाले बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज में आता है नाम यूक्रेन का, रशिया का, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया। ये जो देश हैं ये ब्लैक सी से लगते हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, जॉर्जिया का कैपिटल है बिलिसी, टर्की का कैपिटल हमें पता है अंकारा है और बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया। सो ये कंट्रीज जो हैं ये ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करती हैं। और आपको कैस्पियन सी के बारे में भी पता होगा कि इनसे जो बॉर्डर शेयर करती हैं कंट्रीज, उन्हें हम जिस निमोनिक से याद रखते हैं उसे कहते हैं तारिक,
TARIK. T for Turkmenistan. A for Azerbaijan. I for Iran. R for Russia और K for कजाकिस्तान. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ये याद रखना है. ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज में यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है और बुल्गारिया है. और कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज में है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान. तो ये इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करने वाली सी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. द भाबर रीजन टू द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शंस गिवन है मिडलैंड पोजीशन, इंटरमॉन्टेनस पोजीशन, फुट हिल पोजीशन या डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फुट हिल पोजीशन. जैसा कि हम जानते हैं शिवालिक जो कि आउटर हिमालयस का पार्ट है, उसके बाद जो लैंडफॉर्म नॉर्थ इंडिया में शुरू होता है उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आता है भाबर, दूसरे नंबर पे आता है तराई, उसके नीचे आता है भांगर और उसके नीचे आता है खादर. तो भाबर के बारे में हम जानते हैं जो पेबल्स से भरा, कंकड़ों से भरा रीजन होता है, पोरस होता है, पेबल रिच पोरस रीजन होता है भाबर. तराई हम जानते हैं मार्शी वेटलैंड होता है तराई. भांगर ओल्ड एलुवियल का रीजन होता है जहाँ ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं. और खादर जो होता है वो वेरी फर्टाइल न्यू एलुवियल वाला रीजन होता है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुट हिल रीजन पोजीशन, यानी गिरिपद कहते हैं जिसे. शिवालिक के बाद शिवालिक वाले रीजन जो कि आउटर हिमालयस को कहते हैं, गिरिपद उसे कहते हैं, फुट हिल पोजीशन. उसके बाद जो प्लेन्स स्टार्ट होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भाबर, तराई, भांगर और खादर. भाबर एक पेबल रिच यानी कि कंकड़ों से भरा पोरस रीजन है. तराई एक मार्शी वेट जोन है जो कि भाबर के साउथ में पड़ता है. भांगर एक ओल्ड एलुवियल वाला रीजन है जहाँ की टेरेस लाइक स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलते हैं. और फिर नीचे उसके आता है खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल जहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो कि सबसे फर्टाइल रीजन कहा जाता है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following does not belong to solar system? Options given है A asteroid, B nebula, C planet और D comet. तो जैसा कि हमें पता है कि सोलर सिस्टम के पार्ट क्या क्या हैं, सन है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे और उनके मून्स भी हैं सोलर सिस्टम के पार्ट. एस्टेरॉइड्स सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं, कॉमेट्स होते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि प्लूटो जो कि डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में. तो ये सारे जो है सोलर सिस्टम के पार्ट हैं. तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे नेबुला दिया हुआ है ऑप्शन बी, ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होगा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेबुला है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. तो यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. लिस्ट 1 में आर्टिकल्स गिवन है और लिस्ट 2 में उनके एक्सप्लेनेशन गिवन है. कौन सा आर्टिकल कौन से एक्सप्लेनेशन से कनेक्टेड है आपको ये सेलेक्ट करना है. जैसा कि हमें पता है आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के पार्ट में आता है. तो आर्टिकल 26 हम जानते हैं इसका करेक्ट होगा मैच वो होगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत से कनेक्ट होगा. और आर्टिकल 98 हमें पता है पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड आर्टिकल है, ऑप्शन 2 से कनेक्टेड होगा आर्टिकल 98. और आर्टिकल 239 के बारे में हमें पता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज से
कनेक्टेड है। सो आपको ध्यान रखना है, ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 40 फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आर्टिकल 98 Parliament Secretariat, Article 239, Administration of Union Territories. Moving to the next question, number 21. In which of the following areas the state government does not have control over the local units? Option given है A. Grievances of citizens, B. Economic matters, C. Law making और D. Personnel matters. तो हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जिनका कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल तीन मैटर्स पे होता है। एक है लेजिस्लेटिव मैटर, दूसरा है फिनेंशियल मैटर और तीसरा है पर्सनल मैटर। पर्सनल में हायरिंग, डिसमिसल या फिर प्रोमोशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो पर्सनल मैटर भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, फिनेंशियल या इकोनॉमिक मैटर भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेटिव मैटर भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ऑप्शन जो यहाँ हमें गिवन है वो है ग्रीवेंसेस ऑफ सिटीजन्स, इकोनॉमिक मैटर्स, लॉ मेकिंग और पर्सनल मैटर्स। तो ये तीनों तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। बिल्कुल सही बात है, पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड है और वो बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए से लिया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्ट 3 हमें पता है फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है और ये हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूएसए के बिल ऑफ राइट से। सो ऑप्शन स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू डाई फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को बताता है। सो राइट टू डाई जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत होगा ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट फेडरल नहीं है, ये क्वासी फेडरल है, ऐसा केसी वेयर ने भी कहा है। सो स्टेटमेंट 3 भी जो है वो गलत हो, सी गलत होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट डी, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंडामेंटल राइट को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी भी गलत होगा। हमसे यहाँ पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमने देखा ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो ये कोड डी में गिवन है, कोड डी सही होगा इसका आंसर। So moving to the next question, number 23. The 97th amendment of the Constitution of India in the year 2012 is related to which subject? Option A given है compulsory and free education to for children up to 14 years. Option B है promotion and functioning of cooperative societies. Option C है strict efforts to deal with terrorism और option D है लोकपाल system to prevent करप्शन। सो करेक्ट आंसर जो होगा 97th अमेंडमेंट हमें पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेशन और फंक्शनिंग से एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं। कंपलसरी और फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स, ये 86th अमेंडमेंट के थ्रू आया था और हम जानते हैं 2009 में राइट टू एजुकेशन के रूप में भी इसे डाल दिया गया था। और नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, जैसे कि लोकपाल सिस्टम टू प्रिवेंट करप्शन। लोकपाल जो है वो सबसे पहले शुरू किया गया था, एक तरह से एक्ट बना दिया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। ये कौन से ईयर में आया था हमें याद रखना है, 2013 में आया था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो 97th अमेंडमेंट है वो फॉर्मेशन और फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
When was Panchayat Provision Extension to Scheduled Areas Act passed in the Parliament of India? इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पेसा भी बोलते हैं, पेसा एक्ट। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि पेसा एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा कौन से साल में पास किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1996। 1996 में सबसे पहले पेसा एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 25। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? ऑप्शंस गिवन है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट। ऑप्शन बी है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, और ऑप्शन सी है पर्सनल इनकम माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट होता है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्पिरिट फील्स कोल्ड इन कांटेक्ट विद द बॉडी बिकॉज, क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। इसकी वजह से जो है हीट जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो प्लेस हमें ठंडा दिखने लगता है। तो इसका करेक्ट रीजन जो होगा, क्योंकि स्पिरिट जो है वो एक हाईली वोलाटाइल सब्सटेंस भी है। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्पिरिट हमें ठंडा क्यों हमारी बॉडी में लगता है जब हम उसे टच करते हैं? क्योंकि वो एक हाईली वोलाटाइल सब्सटेंस है और बॉडी जो है स्पिरिट का हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और वो प्लेस जो होता है वो ठंडा फील होने लगता है हमें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 27। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर व्हाट हैपेंस? सीधी सी बात है, जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, द टेम्परेचर चेंजेस, बी देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, सी हीट फ्लोज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक हीट सोर्स इनटू वाटर, और डी है हीट फ्लोज फ्रॉम वाटर वेपर टू वाटर। तो सीधी सी बात है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीट फ्लोज फ्रॉम atmospheric heat source into water. Option C is the correct answer for this question. Next question, number 28. Green plants absorb dash % of energy of sunlight and convert it into food energy. ग्रीन प्लांट कितने परसेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से और उसको बाद में फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1%। 1% एनर्जी को ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है और उसे बाद में फोटोसिंथेसिस की सहायता से फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। यहाँ मैचिंग दी हुई है और हमें मेटल को रिलेटेड डिजीज से मैच करना है। तो इसका करेक्ट अब आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता है आर्सेनिक की बहुतायत मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है? तो आर्सेनिक से हमें होता है लंग कैंसर। आर्सेनिक से लंग कैंसर की समस्या होती है। कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? बोन वीकनेस होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और बैरियम की अधिकता से हमें ब्रेन स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये मैचिंग को ध्यान में रखना है। आर्सेनिक से हमें लंग कैंसर होने की का खतरा होता है, कैडमियम से बोन वीकनेस, पॉलीविनाइल क्लोराइड से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और बैरियम से ब्रेन स्वेलिंग। Moving to the next question, number 30. The reaction between acetic acid and ethyl alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid is called. Options given है, हाइड्रोलिसिस, सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोजिनेशन या एस्टेरिफिकेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एस्टेरिफिकेशन। इसका केमिकल रिएक्शन हम जानते हैं, CH3COOH जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है और इनका रिएक्शन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसे कहते हैं CH3COO C2H5 प्लस वाटर। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। हाइड्रोलिसिस के बारे में हम जानते हैं, कोई भी केमिकल का ब्रेकडाउन, किसी भी केमिकल कंपाउंड का ब्रेकडाउन जब हम उसमें वाटर को मिलाते हैं उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सैपोनिफिकेशन के बारे में हमें पता है, ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम फैट्स को और ऑयल्स को सोप और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। सोप और ग्लिसरॉल में फैट्स और ऑयल को कन्वर्ट करते हैं।
इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे कि NaOH या KOH। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। और हाइड्रोजनेशन के बारे में भी हमें पता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम कंपाउंड में जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन के ऐड करने से एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड जो है वो ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं। बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब हम इथाइल अल्कोहल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। Moving to the next question, number 31. In graphite, the layers are held together by options हैं A. Van der Waal forces, B. metallic bond, C. ionic bond और D. covalent bond। तो ग्रेफाइट में जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से वीक वैंडर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वीक वैंडर वाल फोर्सेस। हमें ये भी जानना चाहिए कि जो लेयर्स के बीच में एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स, वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Which one of the following is related to the formation of brown air in traffic driven cities? brown air को हम लोग जानते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ब्राउन एयर के फॉर्मेशन का कारण ट्रैफिक ड्रिवन सिटीज में क्या है? हमें पता है फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो मेनली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। और जो मेन रीजन है इस रेडिश ब्राउन एयर का ट्रैफिक ड्रिवन सिटीज में, वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गिवन ऑप्शंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Which type of tissue forms glands in humans? किस टाइप के टिश्यू ह्यूमन में ग्लैंड फॉर्म करते हैं? ए मस्कुलर टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू और डी कनेक्टिव टिश्यू। तो हमें पता है ह्यूमंस में ग्लैंड फॉर्म करने वाले जो टिश्यूज हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमें कुछ और भी टिश्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एनिमल टिश्यू की बात करें तो 4 टाइप के एनिमल टिश्यू हमें पता है। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। ये चारों एनिमल टिश्यू के टाइप्स हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में भी हमें पता होगा, 3 टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड नंबर पे है परमानेंट टिश्यू और थर्ड नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो 3 टाइप के प्लांट टिश्यूज और 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज। हमसे यहाँ पूछा था कि कौन से टाइप के टिश्यू में ग्लैंड फॉर्म होता है ह्यूमंस में, तो ये एपिथेलियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। A deadly lysozyme present in human saliva acts as option A antibacterial factor, B zymnogen, C amylase, D lipase। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटीबैक्टीरियल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 35। On what does the opening and closing of stomata of in plants depend? Opening and closing of stomata in plant depends on what process? ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, बी ट्यूगर प्रेशर, सी ट्रांसपिरेशन और डी फिल्टरेशन। तो हमें पता है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स डिपेंड्स ऑन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करता है स्टोमाटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रोसेस। और ये जो टर्गर प्रेशर है ये गार्ड करता है, ये सराउंड करता है गार्ड सेल्स को। टर्गर प्रेशर सराउंड करता है गार्ड सेल्स को, जो कि रेगुलेट होता है विच इज रेगुलेटेड बाय वाटर मूवमेंट, विच इज रेगुलेटेड बाय वाटर मूवमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टर्गर प्रेशर। दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑस्मोसिस हमें पता ही है, जो नेट मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट selectively permeable membranes के थ्रू from the region of higher concentration to the region of lower concentration
इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमें पता है, ट्रांसपिरेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो प्लांट्स वाटर वेपर रिलीज करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं थ्रू व्हाट, लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स। लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स के थ्रू प्लांट्स जो वाटर वेपर रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन हमें पता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का एक मेथड है जिसके थ्रू हम सॉल्यूट को सेपरेट आउट कर लेते हैं विद अ फिल्टरिंग एजेंट। सॉल्यूशन से सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं फिल्टरिंग एजेंट को लगा के। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, टर्गर प्रेशर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कौन सा पार्ट है? जैसा कि हमें पता है फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, दूसरे नंबर पे आता है पेटल्स, एक होता है पार्ट स्टैमेन, और चौथा पार्ट जो होता है वो होता है पिस्टिल, जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं। तो सेपल्स हमें पता है, सेपल्स जो है वो बड को प्रोटेक्ट करते हैं, BUD, बड को प्रोटेक्ट करते हैं। पेटल्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। स्टैमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पेल या पिस्टिल जिसे कहते हैं वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन फ्लावर का पार्ट है। ऑप्शंस गिवन है मिडविन, पिस्टिल, वीन्स या नन ऑफ दिस। सो पिस्टिल, जो कि जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। स्टेटमेंट 1 है toxic, it is a toxic substance which can be used as a chemical weapon. Statement 2 है it is a highly inflammable and ignites spontaneously on coming in contact with air. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है व्हाइट फॉस्फोरस के रिगार्डिंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन इन ह्यूमन कोल्ड। नेजल कंजेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कोल्ड में जो नेजल कंजेशन होता है उसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन गिवन है, ए एंटी हिस्टामाइन, बी हिस्टामाइन, सी एंटासिड्स और डी विटामिन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन इन कॉमन कोल्ड। एंटासिड्स आप जानते हैं, जैसे जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और विटामिन के डिस्कवरर या इन्वेंटर का नाम क्या था? फंक। ये भी हमें पता होना चाहिए। कितने टाइप के विटामिन हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन हैं, जिसमें कि हमें पता है विटामिन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल और एक फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल विटामिन जैसे कि बी और सी, और फैट सॉल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 39। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गेनल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनल से मिलके बना है? ऑप्शन गिवन है, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी बॉडीज। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन दोनों का फॉर्मेशन और इन दोनों का ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस, यही काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें पता है। क्लोरोप्लास्ट जो है एक प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है।
जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं मेजर पिगमेंट के तौर पे। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, ग्रीन कलर प्लास्टिड, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और हमारे बॉडी में जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं फॉर लाइफ प्रोसेस, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये हमें पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। गोल्जी बॉडीज के बारे में यहाँ दिया हुआ है। गोल्जी बॉडीज को हम जानते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लिम्फ एंड ब्लड आर कनेक्टेड इन विच टिश्यू। जैसा कि हमें पता है लिम्फ और ब्लड जो है वो एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनका फंक्शन होता है, जिनका मेन काम होता है जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको लिंक करना और उनको सपोर्ट करना। और कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड और लिम्फ जो हैं वो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट हैं। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये कि बॉडी से सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी। और ऐसा काम करने वाले कौन से 2 ऑर्गन्स हैं, वो कौन से 2 हैं? वो हैं लिम्फ और ब्लड। तो लिम्फ और ब्लड जो है वो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहे जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बाय शेड्यूल्ड बैंक। ऑप्शन बी है लेंडिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेक्टर्स बाय कमर्शियल बैंक। ऑप्शन सी है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 42, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। ऑप्शन ए तारापुर कमेटी, बी रंगराजन कमेटी, सी आबिद हुसैन कमेटी और डी नरसिम्हम कमेटी। सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है ये किसने रिकमेंड किया था? ऑप्शन ए तारापुर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं नंबर 43, हु इज द स्कॉलर हु डिफाइंड ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। ज्योग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी के फॉर्म में किसने डिफाइन किया था? ऑप्शंस गिवन है विडाल डी ले ब्लाश, बी जेन ब्रंचेज, सी एच एच बैरोज या डी फ्रेडरिच रेडजेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एच एच बैरोज ने जो है वो ह्यूमन इकोलॉजी को डिफाइन किया है ज्योग्राफी के फॉर्म में। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। हमें पता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भारत के कौन कौन से रीजन है? पहला है द हिमालयस, दूसरा है द इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है वेस्टर्न घाट्स और चौथा है द सुंडालैंड। सुंडालैंड जो है निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। तो ये 4 जो हैं हमारे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रीजन इसमें इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। गिवन ऑप्शंस हैं ए वेस्टर्न हिमालयस, बी ईस्टर्न हिमालयस, सी वेस्टर्न घाट्स और डी ईस्टर्न घाट्स। सो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड म्यूजिक डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस गिवन है ए 19 मई, बी 21 जून,
सी 23 जुलाई और डी 18 सितंबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क लोकेटेड? भारत का पहला नेशनल मरीन पार्क कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए कच्छ, बी सुंदरबन, सी चिल्का लेक, डी निकोबार आइलैंड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कच्छ, गुजरात के जामनगर में जो है ये मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड है, जहां पे अभी रिसेंटली जनवरी के महीने में वेडर बर्ड सेंसस भी कराया गया है, कोस्टल वेडर बर्ड सेंसस। सो अदर ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। सुंदरबन हमें पता है वेस्ट बंगाल में है, चिल्का लेक हमें पता है उड़ीसा में है, निकोबार आइलैंड्स हमें पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड? ऑप्शन ए है अरविंदो घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। तो ये बात कही थी महात्मा गांधी ने, द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु फर्स्ट पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द सोशलिस्ट? ऑप्शंस गिवन है, ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी श्रीपद अमृत डांगे, सी यानी बेसेंट, डी सर सैयद अहमद खान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीपद अमृत डांगे। हमें पता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो न्यूज़पेपर शुरू की थी उसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। एनी बेसेंट की जो दो न्यूज़पेपर थी उसका नाम था कॉमनवील, न्यू इंडिया। सैयद अहमद खान के न्यूज़पेपर का नाम था तहजीबुल अखलाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीपद अमृत डांगे, जिन्होंने द सोशलिस्ट नाम के न्यूज़पेपर को शुरू किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन विच स्टेट इज द स्पीसीज कॉल्ड भैंसा सिंगी फाउंड? भैंसा सिंगी एक बफेलो की स्पीसीज है। ये कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 50, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDPE? ऑप्शन गिवन है, ए हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, बी हाई डेंसिटी पॉलीमर, सी हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपीन और डी हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपाइलीन। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए HDPE का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप हमें बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा पहला प्रैक्टिस सेट। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।